तीनों होगा, तीनों होगा इसमें जूम में। जस्ट कंफर्म वेदर वी आर लाइव। यस, आई थिंक वी आर लाइव नाउ। सो फ्रेंड्स, this is our session number 2. Welcome to MEPL classes. Good afternoon. Good afternoon. So friends, कल का जो GST डिस्कस किया, हैव यू अंडरस्टूड इट? आई एम 100% श्योर यू हैव अंडरस्टूड इट। एक बेसिक चेन डिस्कस किया था। यस, व्हाट वाज द चेन? ए ने गुड्स सेल किए बी को, बी ने गुड्स सेल किए सी को, सी ने गुड्स सेल किए डी को। इवेंचुअली बर्डन किस पे था जीएसटी का? entire burden of GST was on end consumer. But who was liable to pay GST to government? Supplier. मतलब A, B, C in our diagram. Okay. So friends, you have started watching CA/CMA indirect tax batch. So please do subscribe to the channel, hit the bell icon, and if you have got knowledge yesterday, do watch today's video also. चलो start करते हैं। फॉर्मल आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सी फ्रेंड्स, कल डिस्कस किया था कि हमें जो आईडीटी करना है दैट इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स? दैट इज फॉर 50 मार्क्स। ओके, कल डिस्कस किया था कि टिपिकल चेन में बर्डन इज ऑन एंड कंज्यूमर्स, सो ऑलवेज द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन एंड कंज्यूमर, बट लायबिलिटी टू पे टू गवर्नमेंट इज ऑफ सप्लायर, इसीलिए तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स का हार्ट एंड सोल है ना, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि ए ने क्या किया? ए ने बर्डन पास किया बी को, बी ने क्या किया? बर्डन पास किया सी को, सी ने क्या किया? बर्डन पास किया डी को। डी किसी को पास नहीं कर सकता बर्डन, इसलिए डी इज द एंड कंज्यूमर ना। डी कैन नॉट पास ऑन द बर्डन टू एनीवन, इसलिए डी के लिए एमआरपी इज गिवन इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, क्योंकि वो टैक्स का कोई आईटीसी नहीं ले सकता। तो हमने क्या देखा? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स विच फॉलोज डैश मॉडल, ड्यूअल मॉडल। ड्यूअल मॉडल मतलब आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। कौन से स्टेट गवर्नमेंट को? उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ है, मतलब जहां पे कंजम्पशन हुआ है। क्या हुआ? स्ट्रीम की नहीं डाला? ओके, सो व्हाट शुड वी डू? Yes. So let's continue. हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स विच फॉलोज ड्यूअल मॉडल। ड्यूअल मॉडल में आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा जाता है उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे कंजम्पशन हुआ है, इजंट इट? सो अब एक्चुअली एक सवाल आपके मन में होना चाहिए कि तो फिर CGST SGST क्या है? समझ में आ गया? कल एक एग्जाम्पल दिया था कि वेस्ट बंगाल में एक होटल है जिसने सर्विस दी मुझे। ओके, इट डजंट मैटर फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, इट मैटर्स कि सर्विस कहाँ पे दी है। तो सर्विस, एक सेकंड, क्या किया? फ्रीज हो गया है। अच्छा, वो सिर्फ फ्रीज निकालना है मतलब। या नाउ सेट। हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, LOS लोकेशन ऑफ सप्लायर इज वेस्ट बंगाल एंड कंजम्पशन भी कहाँ पे हुआ है? वेस्ट बंगाल। तो CGST प्लस SGST,
ये चार्ज किया, ओके। अब मजा देखो, अब आता है जो बेसिक सबको पता होता है बट उसका लॉजिक नहीं पता होता है, इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई मतलब आपने सबने उड़ते उड़ते सुना है आईजीएसटी, बट आईजीएसटी होता क्या है, वी विल डिस्कस दैट नाउ, सो पे अटेंशन। अब आईजीएसटी क्या होता है, तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है पता है, इवन मैंने देखा है फाइनल के स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि आईजीएसटी मतलब ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपको भी यही ऐसा ही लगता है ना। बट अगर ऐसा होता कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा तो डोंट यू थिंक ड्यूअल मॉडल इज डिफीटेड। तो ड्यूअल मॉडल होगा ही नहीं ना अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो ड्यूअल मॉडल के लिए आधा जाना चाहिए स्टेट को, आधा जाना चाहिए सेंटर को। तो देखो समझ लो ठीक से, फर्स्ट ऑफ ऑल आईजीएसटी आता कब है और क्या है एग्जैक्टली आईजीएसटी, सबको बताना, ये पहले आप समझ लेना क्या है। एलओएस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई। एलओएस एंड पीओएस, अगर एलओएस एंड पीओएस अलग अलग स्टेट में है, इफ एलओएस एंड पीओएस इज इन डिफरेंट स्टेट, से एलओएस महाराष्ट्र में है, मतलब मैं कहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ मैं, आई एम रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, सो इट विल बी सेड दैट एलओएस इज इन महाराष्ट्र एंड से पीओएस इज इन वेस्ट बंगाल। एलओएस इज इन महाराष्ट्र, पीओएस इज इन वेस्ट बंगाल। तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में आएगा आईजीएसटी। पूछो क्यों, आप समझ लेना अभी। जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन चाहिए, स्टेट वाइज चाहिए मतलब मैं कहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ महाराष्ट्र में, तो मेरा जीएसटीआईएन क्या है, मतलब जीएसटी नंबर क्या है, मेरा जीएसटी नंबर स्टार्ट होता है 27 से, मतलब ये 27 है ना, ये स्टेट कोड है। क्या है, स्टेट कोड। तो आप, ये है स्टेट कोड कहाँ का, ये है स्टेट कोड महाराष्ट्र का। अभी आप वेस्ट बंगाल में कौन सा भी जीएसटी नंबर देख लो, इट स्टार्ट्स विथ 19, तो 19 स्टेट कोड है वेस्ट बंगाल का, ओके। कर्नाटका में देख लो वो अलग ही नंबर से स्टार्ट होगा, केरला में देख लो अलग नंबर से स्टार्ट होगा। सो दिस वे एवरी स्टेट हैज अ स्टेट कोड। अगर मुझे मेरा शॉप वेस्ट बंगाल में लगाना है तो आई विल हैव टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल। तो क्या समझ में आया कि जीएसटी में स्टेट वाइज अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, गेटिंग इट। सो माय रजिस्ट्रेशन इज वेयर, माय रजिस्ट्रेशन इज इन महाराष्ट्र। अब मुझे अनुमति है सिर्फ महाराष्ट्र का एसजीएसटी कलेक्ट करने की, आई डोंट हैव परमिशन टू कलेक्ट वेस्ट बंगाल्स एसजीएसटी, आई कैन कलेक्ट ओनली महाराष्ट्र's एसजीएसटी। बट इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे हुआ है, वेस्ट बंगाल, तो आधा जीएसटी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जाना चाहिए, आधा सेंट्रल। अब मैं कहाँ का हूँ, महाराष्ट्र, इट इज नॉट अलाउड फॉर मी टू कलेक्ट वेस्ट बंगाल्स एसजीएसटी, तो मुझे क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा आईजीएसटी, जो कलेक्ट करके मैं दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड करेगी, हाफ टू सेंटर एंड हाफ टू वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट। कल जाके मैं दूसरा सप्लाई कर्नाटका में करूंगा, अब मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है वहां पे, तो अगेन मैं क्या कलेक्ट करूंगा, आईजीएसटी। तो जब जब मैं इंटर स्टेट सप्लाई करूंगा, मतलब जब जब मैं सप्लाई करूंगा अलग स्टेट में, मतलब जब जब पीओएस होगा अलग स्टेट,
तो मैं क्या कलेक्ट करूंगा, IGST। मैं दूंगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू डिवीजन बिटवीन C एंड S। समझ में आया? सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो ये सब IGST का मामला क्यों आ गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इन GST इज स्टेट वाइज। ये इसका अंडरलाइंग है। इन शॉर्ट, टू पुट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लॉजिक तो समझ में आ गया। अब याद क्या रखोगे, इंट्रा स्टेट के लिए आएगा C+S, इंटर के लिए आएगा I, बट ड्यूअल मॉडल कंटिन्यूस। गॉट इट? सो लॉजिक लिख के लो एक बार। आई होप कि सबने कल का तो नोटबुक में लिख के लिया है, तो ये भी आप लिख लो पहले नोटबुक में कि IGST मतलब LOS POS are in different states. LOS POS are in different states. Please write LOS POS are in different states. लिखा? LOS POS are in different states. In IGST LOS and POS are in different states. एग्जाम्पल, यहाँ पे सप्लायर महाराष्ट्र में है, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल में है, तो चार्ज हुआ IGST। ये जस्ट आपको, तो ऐसा होता है GST नंबर। ये मेरा GST नंबर है, 27 स्टेट कोड A4PN 1442G पैन एंड 1ZE एक्चुअली नंबर। इसको, हाँ, इसको सबको मिला के GST IN बोलते हैं, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पैन होता है A4PN 1442G, ये पैन होता है। सो GST नंबर इज ऑलवेज लिंक्ड विथ पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, इशूड अंडर इनकम टैक्स। हाँ, पैन सेंट्रल एक ही होता है। तो अगर मैं वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन लूंगा तो 19 A4PN 1442G, क्या बदलेगा, सिर्फ स्टेट कोड। Shall we go ahead? Very nice question. One person can take how many GST registrations? Means in how many states? All. जैसे इंडिगो एयरलाइंस है, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, उन्होंने मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेके रखा है बिकॉज दे ऑपरेट अक्रॉस इंडिया। मल्टीपल, अभी उसका वही सवाल था ना, एवरी स्टेट एवरी यूटी। अगर आपके ऑपरेशन हर एक स्टेट हर एक यूटी में है तो आप ले सकते हो, बट कभी कभी वहां पे सप्लाई करना है तो इंटर स्टेट दिखाओ एंड चार्ज IGST। सो कैन यू राइट लॉजिक बिहाइंड IGST? लॉजिक क्या है ऑफ IGST? लॉजिक ये है, राइट डाउन, अंडर GST state wise, under GST state wise separate registration has to be taken. Do you agree? Under GST state wise separate registration has to be taken. Therefore supplier registered in Maharashtra doing supply, where doing supply in West Bengal
cannot collect West Bengal's SGST. Therefore, while doing interstate supply in WB in West Bengal, he shall collect dash. बताओ, he shall collect IGST and deposit with, बताओ, yes, and deposit with CG, and deposit with CG. Then CG shall do apportionment. Do what? मतलब division. Do apportionment as CGST and West Bengal's SGST. एक बार देखो, लॉजिक समझ में आ गया तो नो वन कैन स्टॉप यू. क्लियर? लॉजिक समझ में आ गया? डन. आज का जो एजेंडा है ना, बहुत सरल है. अब देखेंगे बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ, मतलब किन एक्ट से जीएसटी बनता है. एक, अरे नहीं, अपोर्शनमेंट लिखना चाहिए था. अपॉइंटमेंट कैसे होगा? ओके, अपोर्शनमेंट मतलब डिवीजन. गॉट इट? डिवीजन. अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ मतलब कौन से एक्ट्स मिला के जीएसटी बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ. एक बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ देखेंगे आज. एंड द नीड ऑफ हैविंग जीएसटी. आखिर जीएसटी एग्जिस्टेंस में आया ही क्यों? ऐसा नहीं है कि पहले कोई टैक्सेस नहीं थे. पहले भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज, ओके, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स. वो सब हटा के जीएसटी क्यों आया एग्जिस्टेंस में, वो देखेंगे. वो जब देखेंगे तो एकदम फाउंडेशन अपना क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स सी. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नीड ऑफ हैविंग जीएसटी. नीड ऑफ हैविंग जीएसटी. नीड मतलब ही क्या? बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी. और उससे पहले जान लेते हैं कि पहले कौन से टैक्सेस थे. तो अगर मैं बात करूं अप टू, डू यू नो जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ? 2017. So with effect from 2017, but exact date 1st July. So with effect from 1st July 2017, GST came into picture. ओके, तो ये बर्थ डेट है जीएसटी का, 1st जुलाई 2017. नाउ अप टू फ्रेंड्स, अप टू 30th जून 2017, मतलब मैं बोल सकता हूं प्री जीएसटी. तो प्री जीएसटी वी हैड वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज, एंटरटेनमेंट टैक्स. कौन सा टैक्स? एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स. कौन कौन से टैक्स है?
वैट, एक्साइज, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स एंड बहुत सारे ऐसे टैक्सेस, मेनी टैक्सेस एग्जिस्टेड. अब वैट जो था ना, वैट वाज ऑन सेल. सेल ऑफ व्हाट? वैट वाज ऑन सेल ऑफ गुड्स. Excise was on manufacture of goods. Entertainment tax was mostly on movie tickets. किस पे था entertainment tax? Movie tickets. Luxury tax was on hotel accommodation. Services tax was on provision of सर्विसेस. तो इतने अलग अलग टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेबल इवेंट्स, अलग अलग टैक्सेबल इवेंट्स पे अलग अलग टैक्सेस. गेटिंग इट? अब वैट जो था ना, वैट, आप देख रहे हो इतने टैक्सेस आपको याद रखने थे जब जीएसटी नहीं था. वैट जो था ना, वो जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को. एक्साइज जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को. एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को. लग्जरी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को. सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो इतने सारे अलग अलग टैक्सेस, उसके टैक्सेबल इवेंट्स अलग अलग, वो जा रहे अलग अलग स्टेट्स को. अब गवर्नमेंट ने सोचा इसको सब कंसोलिडेट करते थे. क्या देते हैं? कंसोलिडेट करते हैं. तो क्या किया? इन सबको सबस्यूम किया. क्या किया? क्या किया? मर्ज. वेरी गुड. तो उसको एक टेक्निकल वर्ड यूज किया. द टेक्निकल वर्ड यूज subsumed. So all these taxes got subsumed in single tax called as GST. But question is why? अब मैं आपको why बताने के लिए बैठा हूं. ये subsume तो हो गए एक ही टैक्स में, called as goods and services tax. इसमें दोनों कवर होगा, गुड्स भी और सर्विसेज भी, एंड एक ही टैक्सेबल इवेंट होगा, दैट इज सप्लाई. गुड्स एंड सर्विसेज का क्या? गुड्स एंड सर्विसेज का क्या? सप्लाई. और वो कौन से गवर्नमेंट को जाएगा? एज वी डिस्कस्ड, इट फॉलोज ड्यूअल मॉडल, सीजी एज वेल एज एसजी, आधा आधा. ऑल ऑफ यू. तो ये कंफ्यूजन ही नहीं है. वैट जाएगा एसजी को, देन एक्साइज जाएगा सीजी को. वैट होगा सेल पे, एक्साइज होगा मैन्युफैक्चर पे. इतने कंफ्यूजन्स थे, वो सब कंफ्यूजन्स हटा के क्या किया? एक ही टैक्स में मर्ज किया, कॉल्ड एज जीएसटी. एंड रेवेन्यू भी आधा आधा बांट दिया. गेटिंग इट? सो अब क्यों, बट और क्या रीजंस है? व्हाट ऑल आर द रीजंस? कैन यू सी क्या क्या टैक्सेबल इवेंट्स है? अलग अलग टैक्सेबल इवेंट्स है. वैट में टैक्सेबल इवेंट इज सेल. एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट इज मैन्युफैक्चर. एंटरटेनमेंट टैक्स में सेल ऑफ मूवी टिकट्स. लग्जरी टैक्स में होटल एकोमोडेशन. सर्विस टैक्स में प्रोवाइडिंग सर्विसेज. इतने अलग अलग टैक्सेबल इवेंट्स है. तो ये क्या लगता है आपको, कन्वीनियंट है कि इनकन्वीनियंट है? हाईली इनकन्वीनियंट. गेटिंग इट? अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अर्लियर नो यूनिफॉर्मिटी. समझता है कि नहीं? देखो, अर्लियर व्हाट? नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, इन डिफरेंट स्टेट्स. अभी मैं क्या बोलता हूं, आप थोड़ा ऑब्जर्व करना.
ये एग्जाम्पल जो है ना, दैट एग्जाम्पल इज, फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल इज ऑफ 31 दिसंबर 2015, मतलब कब का है, प्री जीएसटी। वेरी गुड, ये एग्जाम्पल है प्री जीएसटी का। ये एग्जाम्पल है मैकडोनाल्ड्स का। मैकडोनाल्ड्स में, महाराष्ट्र के मैकडोनाल्ड्स में मैं गया, ध्यान दो, महाराष्ट्र के मैकडोनाल्ड्स में मैं गया, 100 रुपीज का कुछ फूड आइटम खरीदा। मैकडोनाल्ड्स का एग्जाम्पल क्यों लिया है, बहुत स्टैंडर्डाइज चेन है, मतलब इफ आई एम मिसिंग माई होम, मीन्स व्हाट आई ईट इन महाराष्ट्र, if I am missing that, then in Kolkata also I can go to McDonald's and I can replicate that, क्योंकि across India मैकडोनाल्ड्स में टेस्ट सेम रहेगा। इतना स्टैंडर्डाइजेशन है। इतना स्टैंडर्डाइजेशन क्यों है, क्योंकि वो जो फ्राइज है उसके आलू है ना, वो खुद उगाते हैं। इतना स्टैंडर्डाइजेशन है, सच में, सच में, इसलिए इतना स्टैंडर्डाइजेशन है। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन रेसिपी में नहीं है, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन देयर इज, आशीष जी, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन देयर इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो पॉइंट ये है, बट इस पे एस्ट्रिक लगा है, क्योंकि वहां पे लिखा होता था टैक्सेस सेपरेट, टैक्सेस एज एप्लीकेबल, टैक्सेस व्हाट, एज एप्लीकेबल। समझ में आया कि नहीं? अब ये क्या है सर, टैक्सेस एज एप्लीकेबल? मैं कहाँ पे हूँ, 31 दिसंबर 2015 प्री जीएसटी में हूँ, टैक्सेस एज एप्लीकेबल, तो इस पे आएगा वैट, बिकॉज फूड इज गुड्स, तो उस पे आएगा वैट। एंड मैं कहाँ, कौन से स्टेट में हूँ, महाराष्ट्र, तो इस पे आता था एम वैट, महाराष्ट्र वैट, जो था 12.5%। कितना था, 12.5%, तो 12.5 रुपए क्या आ गया, एम वैट। उसमें ही सेंट्रल गवर्नमेंट बोली वेट वेट, दिस इज नॉट गुड्स, दिस इज सर्विस, वो भी सही है, दिस इज सर्विस, तो सर्विस टैक्स भी लगा 6%, तो ये गुड्स मुझे कितने को मिले, या ये जो होटल वाला बर्गर है, जो भी फूड आइटम है, मुझे कितने को मिला, 118.5। एज अ कस्टमर मेरे लिए वो बन गई एमआरपी, या फिर मेरे लिए बन गई सिंपल प्राइस, हाँ कॉस्ट 118.5। अब ना सेम डे ये हुआ था ट्रांजैक्शन आफ्टरनून, ये ट्रांजैक्शन हुआ था आफ्टरनून, सेम डे मैं गया कर्नाटका, मुझे बैच लेना था, एक्चुअल एग्जाम्पल है, मुझे फर्स्ट टाइम मैं महाराष्ट्र के बाहर गया सिखाने के लिए, मैं गया कर्नाटका एंड आई स्टार्टेड इमीडिएटली मिसिंग माय होम, तो मैं गया मैकडोनाल्ड्स, क्योंकि कुछ तो रिलेटेबल होना चाहिए, तो मैं गया मैकडोनाल्ड्स। अब मुझे क्या पता था, मैंने दोपहर में ही 118.5 रुपये पे करके कुछ फूड आइटम एंजॉय किया मैकडोनाल्ड्स में, स्टैंडर्डाइजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला लेट्स रिपीट दैट एक्सपीरियंस, तो मैंने वो फूड आइटम मंगाया, 118.5 दिए, उन्होंने बोला नहीं 2 रुपये और चाहिए, 120.5 चाहिए। अब क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, कर्नाटका में वो फूड आइटम 100 का ही था, फ्रॉम द एंगल ऑफ एमसीडी मैकडोनाल्ड्स, बट कर्नाटका गवर्नमेंट इसके ऊपर वैट चाहती थी एट 14.5%। सो के वैट जो था ना, के वैट इस पे था 14.5%। सर्विस टैक्स तो सेंट्रल लेवल पे सेम रहेगा, इट इज जस्ट टैक्स कलेक्टेड बाय सीजी, तो वो तो 6 रहेगा, कितना हुआ 120.5। Point is not about 2 rupees, it is about non uniformity,
सिंगल कंट्री इंडिया इज डिवाइडेड इन मल्टीपल मार्केट्स स्टेट वाइज। प्राइस वॉर लगा दी आपने, आपने प्राइस, आशीष जी आपने प्राइस वॉर लगा दिया विद इन स्टेट्स, आपने स्टेट्स में झगड़े लगा दिए फॉर प्राइस। एंड कंज्यूमर को क्या पता वैट कितना है क्या कितना है। एज ए एंड कंज्यूमर मुझे इतना पता है कि मैकडोनाल्ड्स इज नॉट डूइंग करेक्ट विथ मी। एक जगह पे 118.5 है, एक जगह पे 120.5 है। आशीष जी प्लीज आप थोड़ा समझ लो, यूट्यूब पे सेशन चल रहा है। अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी। 118.5 वर्सेस 120.5 की ये कहानी है। Why? Because there is no uniformity in prices. There is no uniformity in prices because there is no uniformity in taxes. So one nation is divided into different markets. सही है कि गलत है ये? गलत चीज है ये कि one nation is divided in different markets. तो उनको क्या करना चाहिए? सेम, मतलब सेम वैट या सेम टैक्स लेवल पे लेके आना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए रेट ऑफ टैक्स में, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। वो यूनिफॉर्मिटी कौन लाएगा? जीएसटी। दैट्स द वन रीजन। क्या हटा दिया? सब टैक्स हटाने दिए, एक्चुअली सबस्यूम किए। आप सब ऐसे क्यों बोल रहे हो हटाने दिए सबस्यूम किए? अभी भी कुछ कुछ गुड्स पे वैट कंटिन्यूस, जैसे कि पेट्रोल, लीकर, क्या कंटिन्यू होगा? वैट। तो वी कैन एट द मोस्ट से कि ये टैक्सेस क्या हुए? सबस्यूम हुए इन अ सिंगल टैक्स कॉल्ड एज जीएसटी। क्लियर? तो आप देखो मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, समझ में आया क्या? क्या हेडिंग क्या दिया था? नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस इन इंडिया इन डिफरेंट स्टेट्स। हाँ एक मिनट। देयरफॉर कैन आई से entire India was divided into what? Different markets, state wise। तो स्टेट वाइज ना प्राइस वॉर चालू हो जाएगा। ये 2 रुपए का सवाल नहीं है, ये लाख रुपए का आइटम होता तो 2000 का सवाल है। जितना बेस बढ़ेगा ना उतना प्राइस में डिफरेंस बढ़ेगा। मशीन की बात होती, 10 लाख का मशीन है तो 20,000 से डिफरेंस बढ़ेगा। ये प्राइस 2 रुपए की नहीं है, 2% की है। 100 के पीछे 2 है, हर 100 के पीछे 2 है। तो एक कंज्यूमर है वो क्या सोचेगा कि फूड महाराष्ट्र इज चीप एंड कर्नाटका इज कॉस्टली। अब एक्चुअली कर्नाटका में जो सप्लायर्स है उनका दोष नहीं है, दोष गवर्नमेंट का है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये प्राइस वॉर लगाया किसने? गवर्नमेंट ने, टैक्सेस के वजह से। गलत बात है। तो आप अलग अलग राज्य देश ही क्यों नहीं डिक्लेयर कर? गलत बात है। तो इसलिए क्या चाहिए? एंटायर इंडिया में टैक्स परसेंटेजेस तो एटलीस्ट सेम चाहिए। सो एंटायर इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू different markets state wise. There was need of, बताओ, there was need of what? There was need of uniformity of taxes across India. Therefore introduction of, बताओ, therefore introduction of GST। GST में क्या होगा? यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स अक्रॉस इंडिया। therefore introduction of GST। what will GST do, you know? ये सुना है क्या आपने? ये सुना है क्या आपने? ये सुना है? वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, सुना है? So GST will bring one nation, one market, one tax. In short, GST will bring what?
GST will bring uniformity in what? Uniformity in rates of tax. Uniformity in rates of tax माने same percentage for particular goods across India. यूनिफॉर्मिटी मतलब ऐसा नहीं कि मर्सिडीज भी खरीदो या नमक खरीदो सेम परसेंटेज, ऐसा नहीं. इसका मतलब ये है कि नमक पे परसेंटेज सेम रहेगा अक्रॉस इंडिया, गाड़ी पे परसेंटेज सेम रहेगा अक्रॉस इंडिया. ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सब गुड्स पे एक ही परसेंटेज, नहीं. मैं बोल रहा हूँ कमोडिटी वाइज परसेंटेज विल रिमेन सेम अक्रॉस इंडिया. So uniformity in rates of taxes across India, and also uniformity in what? बताओ. And also uniformity in, पढ़ो. Yes. And also uniformity in procedures. Got it? So please, यहाँ से लिखना बाकी है, प्लीज राइट. Yes, all YouTube students, is it clear? Say D in the chat window when you want me to scroll down. सांजवती, समझ में आ गया? आशीष, आप सामने देखो, एकदम स्टूडेंट बन के रहो. अच्छा, अच्छा क्या है? क्या? ओके ओके. जीएसटी. थैंक यू. हम्म. All of you are writing example. Yes, you tell मैम. बता तो मैं मैम को आपका मैसेज. कलर बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है. बहुत आसान हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि मैं आउट सेशन से आता हूँ तो बस 2 टी-शर्ट्स कैरी करने हैं. क्या था उसमें याद नहीं, वो स्टैंडर्ड बैग होता है. 1 महीना रहना है तो घर के कपड़े भी तो होंगे, मतलब बाहर वाले. ये यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब ये नहीं होता ड्रेस कोड, तो देखो, तो सोचो फॉर्मल्स डेली पहने पहनने मतलब कितने कैरी करने पड़ते. मैंने एक्स्ट्रा बैगेज भर भर के भी कपड़े लिए हैं. नहीं चाहिए उतने, एक ही क्यों मिलेगा. डन डन.
So one nation, one tax, one market. GST made it possible. So actually I'm teaching from 2009 na. So I cannot stop the temptation of telling you कि वैट एक्साइज सर्विस टैक्स में क्या होता था. ओके तो इसलिए मैंने बता दिया आपको क्या होता था उसमें. और भी कुछ है, बहुत चीज़ें हैं इसमें. राइट तो पहले एग्जाम्स कैसे होती थी. पहले ICI, CMA, CS, 3 एग्जाम्स तो सेंट्रल लेवल है. तो उसमें सिर्फ सर्विस टैक्स का पूछते थे एंड एक्साइज. ओनली सर्विस टैक्स एंड एक्साइज एंड वैट के जनरल प्रिंसिपल्स. बस ये 3 चीज़ें. एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, they all were not in the syllabus. क्योंकि एग्जाम तो सेंट्रल लेवल है ना. डन. आगे बढ़ो. आपका हो गया अनुष्ठा. हो गया. ओके अब मेन पॉइंट पे आते हैं. मेन प्रॉब्लम was in ITC. मेन प्रॉब्लम was in ITC. वो तो मेन एक्चुअली इशू है. When I talk about earlier tax laws, main issue is passing of the credit. अगर आपको मेरा कल का टिपिकल चेन समझा है तो अभी जो बताने जा रहा हूँ वो भी समझ में आएगा. हो गया. कविता. कविता है. हाँ कथा कथा कथा. कथा का कविता किया. ठीक है. वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज. ओके अब देखो ITC का मेन इश्यू है नो फ्री फ्लो ऑफ ITC. नो फ्री फ्लो ऑफ ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट इन अर्लियर टैक्स लॉज. मतलब इन अर्लियर टैक्स लॉज. अब ये प्रूव करना है मुझे आपको. ये नो फ्री फ्लो ऑफ ITC मतलब क्या. देखो एक यहाँ पे शॉप है. ठीक है. यहाँ पे एक शॉप है. यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं. तो मैंने जो स्टूडेंट्स, और ये एग्जाम्पल कब का है. ये एग्जाम्पल है 1 Jan 2017 का. तब क्या हुआ करता था. प्री GST. चलो प्री GST. तो एक्चुअली मैंने जो स्टूडेंट्स को सर्विसेज दिए उस पे मैंने क्या चार्ज किया होगा. वेरी गुड. सर्विस टैक्स. तो एज्यूम करना कि मैंने 10 लाख रुपए के सर्विसेज दिए, उस पे सर्विस टैक्स से 15% था. सो 1.5 लाख. मुझे 1.5 लाख गवर्नमेंट को पे करना है. मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट किया, मुझे गवर्नमेंट को 1.5 लाख पे करना है. ये जो शॉप है, इस शॉप से मैंने लैपटॉप लिया. अब लैपटॉप मैंने सिखाने के लिए लिया है, या फिर प्रोजेक्टर लिया, फर्नीचर लिया, कुछ भी खरीदा. क्या खरीदे. गुड्स. गुड्स खरीदे 1 लाख के. 1 लाख के गुड्स पे मैंने क्या पे किया होगा. वैट. एम वैट. क्योंकि महाराष्ट्र में हूं मैं. एम वैट पे किया 12.5%. दैट इज 12,500. एंड नाउ सी द प्रॉब्लम. 1,12,500 रुपये मैंने पे किए और ये महंगा लैपटॉप खरीदा. कैन आई क्लेम ITC. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, ये जो एम वैट है ये पेबल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और ये जो सर्विस टैक्स है ये पेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेट ऑफ इज नॉट पॉसिबल. सेट ऑफ इज नॉट पॉसिबल. सेट ऑफ वैट against what. Service tax is not allowed. एकदम टेंशन ही टेंशन. इट्स नॉट अलाउड. तो क्या होगा. जो आपको कल लगा था ना
कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड्स 300 को बेचे प्लस 54 जीएसटी था, तो आपको पहले क्या लगा कि होलसेलर के लिए कॉस्ट होगी 354। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इंक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि आपको सेट ऑफ बिट ऑफ पता ही नहीं था। तो वही होगा यहाँ पे, सेट ऑफ वैट अगेंस्ट एसटी इज नॉट अलाउड। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप? एग्जैक्टली, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप फॉर CAPN, मेरे लिए cost of laptop will be 1,12,500, and it's not a good news. It's not a good news for students. It's not a good news for end customers. क्योंकि ये किन से रिकवर करना चाहूँगा? एंड कंज्यूमर से। तो एंड कंज्यूमर के फीस में, मतलब सेलिंग प्राइस में ये ऐड होगा। ये 12,500 एक्स्ट्रा जो है वो किन से रिकवर होगा? एंड कंज्यूमर। तो इन शॉर्ट वो सेलिंग प्राइस में ऐड होगा, और सेलिंग प्राइस पे क्या लगने वाला है? सर्विस टैक्स। इन शॉर्ट टैक्स ऑन टैक्स आएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट, और इसके वजह से एंड कंज्यूमर के लिए फाइनल परचेस कॉस्ट विल इवेंचुअली स्काई रॉकेट। तो इन शॉर्ट द service provider couldn't claim ITC of tax paid on goods, and trader couldn't claim ITC of tax paid on services. Cross utilization of ITC was not allowed. तो कितना डेंजर इकोनॉमी में हमने सरवाइव किया है, इमेजिन। जीएसटी आने से क्या होगा? जीएसटी आने से चाहे मैं गुड्स खरीदूं या सर्विस, मुझे आईटीसी मिलेगा। चाहे मैं गुड्स खरीद के आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज दिया तो भी चलेगा, सर्विसेज लेके आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स दिया तो भी चलेगा। जीएस स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों के लिए कॉमन। तो जीएसटी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। गेटिंग इट? सो इसका भयंकर इफेक्ट है कि कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज 1,12,500, देयरफॉर 12,500 विल फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट? बताओ, will form part of what? Will form part of sales price for end customer, for end customer। इसलिए क्या होगा? Therefore service tax shall be charged on the same। इसलिए क्या हुआ? Therefore tax on, क्या हुआ? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब क्या है? नहीं, वो पता है, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? देयरफॉर, नहीं, नो आईटीसी का ये सब इफेक्ट है। देयरफॉर हायर प्राइस फॉर हुम? यस, हायर प्राइस फॉर एंड कंज्यूमर्स, मतलब इन्फ्लेशन, सब कुछ वैसे ही है। therefore हायर प्राइस फॉर एंड कंज्यूमर्स। सॉल्यूशन क्या है? एग्जैक्टली, सॉल्यूशन इज हैव जीएसटी। जीएसटी में क्या होगा? वन टैक्स, वो तो है ही, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट है ही, बट जीएसटी में क्या होगा? आईटीसी ऑफ goods, ITC of GST on goods shall be available to whom? नहीं, shall be, हाँ मतलब shall be available to service provider। समझ में आया कि नहीं? मतलब जीएसटी में क्या होगा इसका? अगर यही गुड्स मैंने 1/1/2021 को खरीदे होते तो क्या होता? मैंने आज स्टूडेंट्स को सर्विस दी तो मैं कौन सा टैक्स लगाऊंगा? 1/1/21 को स्टूडेंट्स को सर्विस दी 10 लाख को, तो मैं कौन सा टैक्स लगाऊंगा? जीएसटी से एट 18%। हाँ, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, सो 1,80,000 इसको बोला जाएगा आउटपुट टैक्स। एंड मैंने अगर शॉप से क्या खरीदा है? लैपटॉप। कितने को खरीदा है? 1 लाख। 1 लाख पे कौन सा टैक्स है? जीएसटी। कितना है? से 18,000।
हाँ, सो मैंने 1,18,000 पे किए, लेकिन इस 18,000 का मुझे क्या मिला? आईटीसी मिला। तो मैंने गवर्नमेंट को नेट कितना पे किया? नेट पे किया सिर्फ 1,62,000, इसलिए मैं खुश। मेरा 18,000 रिकवर हो गया। तो मैं 18,000 आपसे रिकवर नहीं करूंगा, तो आप नो टैक्स ऑन टैक्स, तो कैस्केडिंग इफेक्ट बच गया, आपके लिए सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। दैट वाज द इंटेंशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज अ बिग रिलीफ। इससे इन्फ्लेशन घटने की बात हुई थी। नो कैस्केडिंग इफेक्ट, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, as only rupees 1 lakh will be recovered from whom? Will be recovered from customers, and not what? And not the rupees 18,000 of GST as ITC available to supplier. हाँ, 18,000, बट 10 लाख पे लगा है ना। क्लियर? कहाँ से आपको लिखना है अभी? सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था दोस्तों, पहले टैक्स लॉज में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। नो फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी, वो सॉल्व हो गया जीएसटी में। तो देखो कल से 2 ही सेशंस में कितना पड़ा है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड, इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच फॉलोज ड्यूअल मॉडल, एंड देन यू हैव अंडरस्टूड टिपिकल चेन। टिपिकल चेन से वो फीचर्स समझे, और आज समझ के ले रहे कि वाई जीएसटी, वाई। टेल मी व्हेन आई शुड स्क्रॉल डाउन, तब तक मैं चैट पढ़ लेता हूँ। कैन आई गो टू नेक्स्ट पेज? इससे इसके बाद बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ देखेंगे, एंड टुमारो वी विल एक्चुअली सी टॉपिक वाइज वेटेज एंड एग्जैक्टली जीएसटी में हम क्या पढ़ेंगे। वो फर्स्ट डे आपको बताना थोड़ा ऑकवर्ड था, क्योंकि फर्स्ट डे आपको कुछ नहीं पता जीएसटी का। तो एटलीस्ट अभी आपको आईटीसी, सप्लाई, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। तो कल आपको इंडेक्स देना और फिर टॉपिक वाइज वेटेज बताना विल मेक सेंस। ओके, हो गया ना सबका? शायद आपको कोई ये एग्जाम में पूछेगा नहीं कि नीड ऑफ जी, हाँ, बट सीएमए में पूछ सकते हैं बाय द वे। सीएमए एग्जाम्स में ऐसे 7-7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, 7 मार्क्स के लिए होता है सीएमए एग्जाम्स में क्वेश्चन। नीड ऑफ जीएसटी, या प्री जीएसटी कौन कौन से टैक्सेस थे,
ऐसे सवाल सीए में एग्जाम्स में होते हैं, सीए के एग्जाम्स में मोस्टली नहीं होते ऐसे क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, डन। समझेगा समझेगा। हैव पेशेंस आशीष जी। नहीं, चल बिचल क्यों हुआ? रिस्पेक्ट। आगे बढ़ू क्या? नहीं ना। बस इसके बाद समझ लेंगे कि कौन कौन से एक्ट से जीएसटी का फ्रेमवर्क बनता है इंडिया में, मतलब सोर्स ऑफ स्टडिंग जीएसटी, मतलब बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ। तो ऐसा मत बोलो मॉड्यूल हमारा नहीं, आपका मॉड्यूल कहाँ से बना है? तो ये एक आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने। यस लॉगी, डिड यू अंडरस्टैंड? लॉगी इस कैमरा का नाम है। सब एग्जाम्पल पे है क्या? आपका हो गया? अच्छा, आप कल नहीं थे ना? अच्छा, थे आप कल। आपका नाम? कैन यू स्पेल? स्पेलिंग बताओ तो। आगे बढ़ू क्या? अनुष्ठा हो गया? नहीं हुआ? हम्म। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट एबॉलिश करेगा। जीएसटी विल एबॉलिश कैस्केडिंग इफेक्ट, जो अच्छी बात नहीं थी। कैस्केडिंग इफेक्ट, वो कैस्केडिंग इफेक्ट हटा देगा जीएसटी, एंड कंज्यूमर के लिए प्राइस घटा देगा। एंड यूनिफॉर्मिटी लाएगा जीएसटी, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी विल बी सेम फॉर पर्टिकुलर गुड सर्विस अक्रॉस इंडिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कल से जो डिस्कशन किया वहां से आज तक कोई डाउट कि ड्यूअल मॉडल क्या है, इंट्रा स्टेट का मीनिंग, इंटर स्टेट का मीनिंग, लॉजिक बिहाइंड इंटर स्टेट, सब कुछ क्लियर? यस।
पूछो अपने बाकी दोस्तों से, पूछो कि आईजीएसटी क्यों लगता है। आई एम श्योर दे वोंट बी एबल टू टेल। तो उनको आप लॉजिक समझाओ, मतलब ऐसे इसी क्लास में से नहीं, अलग। हाँ, पूछो, उनको पता होगा ऑब्वियसली। ओके, अब देखो। नहीं नहीं, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ, बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ, यस फ्रेंड्स, बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ मतलब सोर्स, मतलब कौन कौन से एक्ट्स है, लेजिस्लेशन क्या है। तो एक है सीजीएसटी एक्ट। कौन सा एक्ट? 2017, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। सो मेनली हमें ये पढ़ना है। एंड इफ आई टेल यू इसमें से कौन से सेक्शंस, तो सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 53 प्लस सेक्शन 68। 7 scope of supply, taxability of composite and mixed supply, 9 levy and collection, 10 composition levy, 11 exemptions, 12 time of supply of goods, 13 time of supply of services, 15 value of supply, 16 ITC, 17 ITC apportionment and block credits, 18 ITC in special circumstances, 22 to 30 registration, 31 tax invoice, 34 debit note, credit note, 35 accounts and records, 36 period of retention of accounts and records, 37 to 88 filing, 37 to 48 filing of returns, 49 payment of GST, 50 interest for delay in payment of GST, 51 TDS under GST, 52 TCS, 53 transfer of credit and 68 ई-वे बिल। इतने सेक्शन है आपको सीजीएसटी एक्ट के। सेकंड, आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट के आपको सिर्फ 4 सेक्शंस पढ़ने हैं। कितने? 4, 10, 12, तो ऐसे क्यों लिख रहे हो, 11, 13, ये क्या सीक्वेंस है? एक्चुअली बताओ आपको, ये सब सेक्शन सीएमए वालों के लिए है एंड 2 ही सेक्शन सीए वालों के लिए है। सी वालों के लिए थोड़ा सिलेबस कम है, तो सिर्फ ये 2 सेक्शन सीए वालों के लिए है। So these all sections talk about place of supply. Okay. Third, what is body of GST law? Next, CGST rules. CGST rules 2017। देखो, हर चीजें एक्ट से नहीं आ सकती, एक्ट की कुछ लिमिटेशंस है। एक्ट लिमिटेड होगी ना, मतलब एक्ट में थोड़ी बैठ के प्रोसीजर्स बताएंगे, तो एक्ट में एक स्केलेटन देंगे कि इसके बाहर नहीं जा सकते, बट उसका डिटेलिंग रूल्स में होगा। मतलब एक्ट में अगर बोलेंगे कि द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स विल बी गिवन इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब कहाँ करेंगे? रूल्स। एक्ट में जहाँ जहाँ पे वर्ड यूज होगा ना प्रिस्क्राइब, तो आपको जाना है रूल्स में। मैंने किस बैच को बोला था मुझे याद नहीं, बट आपको फिर से बोलता हूँ कि एआई की जनरेशन में आपको एआई से भी स्मार्ट होना है। हाँ, राइट, तो आपको एआई से भी स्मार्ट होना है ना, तो उसके लिए आपको ये बारीक स्मॉल स्मॉल चीज़ें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि एआई जेनरिक आंसर्स देगा। अभी आपको आपके क्लाइंट, आपका एक क्लाइंट है, फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, वो आपके पास कंसल्टेशन के लिए आया, उसका सवाल आप एआई पे तो नहीं टाइप कर सकते, वो टाइप करना होता तो वही कर लेता। आपके पास कंसल्टेशन के लिए आया मीन्स ही वांट्स एक्सपर्ट गाइडेंस। तो अभी आपको देखना होगा विच प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, उस पर जीएसटी का परसेंटेज क्या होगा, जीएसटी होगा कि नहीं होगा, अगर वो सप्लाई है तो क्या उसमें एग्जम्पशन है कि नहीं। तो इन शॉर्ट वो सब देखने के लिए आपको खुद को अप्लाई करना पड़ेगा ना, खुद का नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा। आज मैं एक बहुत अच्छा ना टॉक सुन रहा था एक मिनिस्टर का, फॉरेन में एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने लो कॉग्निटिव थिंकिंग एंड हाई कॉग्निटिव थिंकिंग उस पर कुछ बोला था।
मतलब एआई, मतलब हम जो करते आते हैं दैट इज लो कॉग्निटिव थिंकिंग, हमें उतना ही सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, 1+1=2। क्रिएटिव थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग इज एक्चुअली हाई कॉग्निटिव थिंकिंग, अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके। अब सीए के कोर्स में हम वही सिखाते हैं। एंड एक्चुअली आप सीए में तभी बन जाओगे और तभी आप रेलेवेंट रहोगे जब आप वो कॉग्निटिव थिंकिंग करोगे, मतलब हाई लेवल का, और बाकी टास्क करके लोगे एआई से। एआई इज अ टूल, एआई इज नॉट अ मास्टर, बट इफ यू रिलाई ऑन एआई, एआई विल बिकम मास्टर, यू विल बिकम टूल। यस, इवेंचुअली यू विल बिकम फूल, राइट। तो अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको मास्टर बनना है। तो देखो, जहां जहां पे एक्ट में वर्ड होगा एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड कहाँ पे होगा? प्रिस्क्राइब्ड वर्ड जहां जहां पे होगा वो प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा रूल्स में। ओके, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी विल बी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल पर्सन, मतलब सप्लायर, इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी पार्लियामेंट में एक्ट बनाया है, तो पार्लियामेंट में उनको बहुत बाकी काम है, तो वहां पे ड्यू डेट क्या होनी चाहिए इस पे चर्चा नहीं होगी, वो चर्चा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होगी, जहाँ पे क्या बनेंगे? रूल्स। समझ में आया? दिव्या मैम ने बता दिया टीम को कि इस डेट तक हमारा स्टैंडर्ड ये है कि एग्जाम के 2 महीने पहले 100% सिलेबस हो जाना चाहिए। अभी इंटरनल फॉर्मेशन अमित देखेगा बाय कोऑर्डिनेटिंग विद फैकल्टीज। समझ में आया? तो एक बन गई एक्ट, एक्ट के अंडर आ गए रूल्स, रूल कैनॉट ओवरराइड एक्ट। अमित नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं 1.5 महीना पहले खत्म हुआ तो भी ठीक है, एक्ट ने क्या बोला है 2 महीने, तो 2 ही फॉलो होने चाहिए, unless there is an amendment in the act, Amit can't change, rules cannot override act. Act rule are supposed to follow the, what you can, instruction given by the act. Rules are supposed to be there so that acts provisions can be implemented properly. ये काम है रूल्स का। ओके, फोर्थ, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, एस सीजीएसटी रूल्स हो गए, एस जीएसटी एक्ट 2017 ऑफ वेरियस स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि एक ही एसजीएसटी एक्ट होगी, आपको जान के हैरानी होगी, वेस्ट बंगाल एसजीएसटी एक्ट इज डिफरेंट, महाराष्ट्र एसजीएसटी एक्ट इज डिफरेंट, गुजरात एसजीएसटी एक्ट इज डिफरेंट। तो अभी आपने तो बोला था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये क्या हो गया? पहले तो बोला वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, फिर बोला सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग, आईजीएसटी अलग, तो आप बोलो एक्ट्स भी अलग है, तो क्या वन हुआ? प्रिंसिपल वन है, एक्ट्स अलग है। क्यों एक्ट्स अलग है? महाराष्ट्र का एसजीएसटी किसको चाहिए? महाराष्ट्र को। वेस्ट बंगाल का एसजीएसटी किसको चाहिए? वेस्ट बंगाल को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट मेक पावर टू कलेक्ट वेस्ट बंगाल से एसजीएसटी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ओनली हैज टू मेक पावर, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ने पावर देनी चाहिए टू कलेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन समझ लो। इसलिए हर एक स्टेट का क्या होगा? अलग अलग एक्ट होगा, बट एक्ट में जो प्रोविजन है वो कॉमन होंगे, एक्ट में जो प्रोविजन है वो कॉमन होंगे। मतलब इसका सेल करना, इस गुड्स का सेल करना, इस सप्लाई, अगर सीजीएसटी में सप्लाई है तो एसजीएसटी में भी सप्लाई होगा, अगर सी में 9 है तो एस में भी 9 ही होगा, अगर सी में XYZ अमाउंट पेनल्टी है तो एस में भी उतनी होगी। मतलब आपको एसजीएसटी एक्ट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इट विल फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ, इट विल फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये समझ लेना आप। एंड आईजीएसटी भी, बाकी आईजीएसटी एक्ट में वैसे 24 सेक्शंस है, सीजीएसटी एक्ट में टोटल 174 सेक्शंस है। ओके, आईजीएसटी एक्ट में वैसे 24 सेक्शंस है, अभी 24 में से 4 पढ़ के भी काम क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोविजंस आर सेम लाइक सीजीएसटी।
20 सेक्शन 20 ऑफ IGST बोलता है वी विल कॉपी ऑल प्रोविजंस ऑफ CGST, वे आर नॉट स्पेसिफिकली गिवन। समझ में आया? जितना आप ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे उतना मैं ज्यादा बता पाऊंगा आपको। तो CGST, IGST, CGST rules, SGST Act, don't forget there is something called as GST compensation to states act। क्या? GST compensation to states, compensation to states act 2017। अब ये क्या है सर? CGST समझ में आ सकता है, SGST ठीक है, IGST ठीक है, ये क्या? अभी GST कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट क्या है? देखो, जब कोई इतना बड़ा चेंज होगा ना, लाइक आप स्टेट के मिनिस्टर्स हो, सब अलग अलग स्टेट्स के आप मिनिस्टर्स हो, मैं यूनियन में बैठा हूँ और मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ कि कल से आपको वैट नहीं मिलेगा, स्टेट वैट नहीं मिलेगा, स्टेट एक्साइज नहीं मिलेगा, आपको एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स कलेक्ट करने की भी कोई सुविधा कल से नहीं है। आप पहले क्या करोगे? अंडे लेके आओगे, अंडे फेंकोगे कि ऐसा कैसे आप हमसे हक छीन रहे हो, राइट? तो मैं तो मेरी सिक्योरिटी लेके आया, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। नहीं हो पाया कन्विंस तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, आपको दिक्कत क्या है? तो आप बोलोगे हमारा लॉस होगा। हम जो क्या कलेक्ट करते हैं, वैट, स्टेट एक्साइज और क्या क्या कलेक्ट करते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस, वो आप कलेक्ट नहीं करने दोगे तो हमारा क्या होगा? लॉस। वो लॉस की भरपाई कौन करेगा? तो मैं बोलूँगा हम ही करेंगे। हम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेंगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा? हम एक अलग एक्ट बनाएंगे। कौन सी एक्ट? GST कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स। उसमें हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे। देखो क्या हो रहा है, कल से मतलब 1 जुलाई 2017 से आप सब आने वाले हो GST में, तो आपके खुद के दुकान बंद। यू हैव टू डिपेंड ऑन GST, मीन्स यू हैव टू डिपेंड ऑन ओनली GST। उसमें आपका नुकसान होने के चांस है। तो अगर एक समृद्ध स्टेट था, वेरी प्रॉस्परस स्टेट लाइक गुजरात, महाराष्ट्र से उनका 100 रेवेन्यू होने वाला था, अगर ये नहीं आता तो, GST नहीं आता तो 100 होने वाला था। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो भी फॉर्मूला दिया है इसमें, कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट में। तो उसमें आया सपोज 100 होने वाला था, बट हुआ एक्चुअल में 70 ही रेवेन्यू। कितने का लॉस हुआ? 30। वो भर के कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को। कैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? इस एक्ट से। तो इस एक्ट में क्या बोला है, जो सिन गुड्स है, सिन गुड्स मतलब जो अक्षय कुमार बोल बोल के थक गया है, मत कंज्यूम करो, फूफू मत करो। सिन गुड्स जो है, टोबैको सब्सटीट्यूट्स, सिगरेट्स, ये जो सिन गुड्स है, या फिर जो अल्ट्रा लग्जरी गुड्स है कि जिनको कुछ भी हद पे जाके लोग कंज्यूम करेंगे, जैसे कि मर्सिडीज लेनी है तो लेनी है, BMW लेनी है तो लेनी है, पोर्शे लेनी है तो लेनी है, तो हम उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, जिसको बोलेंगे कॉम्पेंसेशन सेस। सुनो ना, अभी कहानी सुन लो। तो बीच में क्या इतना हाई कुछ चल रहा है? 100 रुपए का क्या है? सिगरेट। 10 रुपए की सिगरेट है सपोज, उस पर 28% क्या आएगा? GST नॉर्मल। तो 112.8 हो गया। उस पे अब दोस्तों अबाउट 100% से ज्यादा सेस आएगा, कॉम्पेंसेशन सेस, ताकि 10 की प्राइस हो जाए 20 से भी ज्यादा। अब उसके वजह से किसी ने कंज्यूम नहीं किया तो अच्छी बात है। वैसे भी अक्षय कुमार बोल बोल के थक गया है, फूफू करने में मत पैसे गवाओ। फिर भी, और वो मुकेश भी थक गया है, वो मुकेश भी थक गया है। सुनो, मुकेश भी थक गया है, राइट? वो बोल बोल के। अरे मुकेश, वो आप मूवी देखो, मूवी के स्टार्टिंग में आता है उसको कैंसर हुआ होता है। हाँ सुनो, इन शॉर्ट गवर्नमेंट, आप सुनो, जोक जाने दो, अभी ध्यान दो।
वो सब जाने दो आप। ध्यान दो, यहाँ पे पॉइंट ये है, गवर्नमेंट के टैक्स बढ़ाने से उसका कंजम्पशन नहीं हुआ तो अच्छी बात है, और कंजम्पशन हुआ तो ठीक है, विन विन सिचुएशन है। आप पैसा देके कंज्यूम करोगे, सेस किसको जाएगा? गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट किसको देगा? कॉम्पेंसेट करेगा स्टेट्स को। ठीक है, ओके। नहीं, लिकर पे तो वैट ही लगता है। तो मैं सिन गुड्स बोल रहा हूँ, जो जिन जिन तो मैंने ऐसे नहीं बोला हर सिन गुड्स, हर एक सिन गुड ऐसा नहीं बोला। जो सिन गुड्स जिनमें जीएसटी लग सकता है उनमें सेस भी लगेगा, और वो सेस से पैसा जो आएगा वो सेंटर यूज करेगी स्टेट को देने के लिए। ओके, एनीवेज, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूटी जीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट। अब ये क्या है? चंडीगढ़, दमन, दीव, यूनियन टेरिटरीज जो है वो CGST प्लस UTGST कलेक्ट करेंगे, नॉट SGST। दे विल कलेक्ट C प्लस U। अब देखो, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट बोलते, भगवान एक ही है, नाम अलग है, वैसे ही है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, फॉर्म्स आर डिफरेंट। एक CGST के फॉर्म में कलेक्ट हो रहा है, एक S के, एक U के, एक I के, एक S के। यस, बोलो। यस, वेरी गुड। रेट ऑफ सेस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गुड्स मोस्टली। भी एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, बट सॉर्ट ऑफ। शायद गाड़ी पे 10% लगता है, तो अलग अलग है। वो भी नोटिफाइड गुड्स पे ही सेस है, हर गुड्स पे नहीं है। सिर्फ सिन गुड्स एंड अल्ट्रा लग्जरी गुड्स। सो कितने एक्ट्स हो गए बाय द वे? नहीं नहीं, CSUI एंड कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स, 5 एक्ट हो गए। 5 एक्ट हो गए, देन यस, CGST रूल्स हो गए। सेवेंथ, नोटिफिकेशंस। सेवेंथ क्या है? नोटिफिकेशंस इशूड बाय CG सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ना, एक्ट में कभी कभी वर्ड होता है एज प्रिस्क्राइब्ड, तब जाना है रूल्स के पास। एक्ट में वर्ड होता है एज में प्रिस्क्राइब, तब रूल्स में जाना है। जब एक्ट में होगा एज में बी नोटिफाइड, तब जाना है नोटिफिकेशंस। सो नोटिफिकेशंस इशूड बाय CG, एक्ट में जब वर्ड होगा एज नोटिफाइड, तो जाना है CG के पास। देन ट्रेड नोटिसेस, ट्रेड नोटिसेस कुछ स्मॉल स्मॉल इश्यूज के लिए नोटिसेस इशू हो सकते हैं। देन सर्क्यूलर्स, सर्क्यूलर्स इशूड बाय CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब सर्क्यूलर्स मतलब क्या? दे आर इशूड फॉर क्लैरिफिकेशंस, फॉर गिविंग व्हाट? क्लैरिफिकेशंस। मतलब क्या? कभी कभी एकदम क्लोज केसेस होते हैं, मतलब एक सेंटेंस के 2-3 मीनिंग निकल के आते हैं, तो एग्जैक्टली करना क्या है, ये CBIC क्या कर सकता है? क्लैरिफाई, सर्क्यूलर निकाल के। एंड इसके अलावा ना, प्रेस रिलीज भी देते हैं। बहुत टाइम CBIC प्रेस रिलीज भी देती है, न्यूज़पेपर में दे देती है। कभी कभी ये भी इशू करती है FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो मेरे हिसाब से ये सब भी बॉडी ऑफ लॉ ही होते हैं, जब इनसे भी हमें लॉ अच्छे से समझ में आता है, राइट। एंड देन डिसाइडेड केसेस बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। डिसाइडेड केसेस मतलब जजमेंट। समझ में आया क्या?
ये हो गया बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ. तो इन शॉर्ट हमें एज फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव क्या करना है? हमें फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट के 4 सेक्शंस, उसमें भी सीए को सिर्फ 2. सीजीएसटी रूल्स ओनली सिलेक्टेड, हर नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्टेड करने हैं, वो भी सीएमए वालों के नहीं, बिल्कुल नहीं करने हैं रूल्स. एक्चुअली हाँ, मतलब बताता हूँ मैं, जब टाइम आएगा तब बताता हूँ. एसजीएसटी एक्ट तो कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स. यूटीजीएसटी भी नहीं करना है. नोटिफिकेशंस सिलेक्टेड, ऑल ऑफ यू सिलेक्टेड. ट्रेड नोटिसेस नहीं करने हैं. सर्कुलर्स सिलेक्टेड. प्रेस रिलीज, एफएक्यूज, ये सब कुछ तो एकदम मतलब नहीं के बराबर ही है. गॉट इट? जीएसटी का समझ में आया? यस, सीएमए विल हैव कस्टम्स आल्सो, उसका डिस्कशन करेंगे, अलग से करेंगे उसका डिस्कशन. बट समझ में आया? तो अभी तक जो किया है 2 मिनट में जस्ट रिवाइज करते. क्लोज योर बुक्स. अब आंसर करने की कोशिश करना. अब 8 मिनट से ज़्यादा तो क्लास हो नहीं सकता. ओके है ना? लॉगिन नहीं हुआ है आज. नहीं, वो नीचे लॉगिन किया इसलिए यहाँ पे लॉग आउट हुआ, ऐसे कुछ. ओके फ्रेंड्स, जीएसटी फॉलोज डैश मॉडल. GST follows dual model. Half goes to CG, half goes to that SG, that state government where place of supply takes place. अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, उस पर चार्ज होता है CGST प्लस SGST. बट LOS POS अलग अलग स्टेट में है तो उस पर चार्ज होता है IGST, जो इवेंचुअली सेंट्रल गवर्नमेंट अपोर्शन करता है between central government and state government to that state where place of supply has taken place. GST is dash tax, indirect tax, because ultimately burden is on end consumer, but GST is paid to the government by supplier. So supplier is liable to pay GST to the government, but the burden is on end consumer, इसलिए वो indirect tax हुआ है. There is a typical chain, उस चेन में A passes burden to B, B passes burden to C, C passes burden to D, D is the end consumer cannot pass burden to anyone. Okay, then destination based समझ में आ गया? जहाँ पे कंज्यूम हुआ उस टेरिटरी को मिलता है जीएसटी, मतलब आधा आधा तो हमेशा सेंटर. Destination based, consumption based, indirect tax follows dual model. And you also understand body of GST law, and most importantly you understood need of having GST. 1st जुलाई 2017 से GST इंट्रोड्यूस हुआ. ओके चलो फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच. मिलते हैं कल के सेशन में, जहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम CGST एक्ट का एक इंडेक्स डिस्कस करेंगे. इंडेक्स डिस्कस करने के बाद जो मैंने आपको फट 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 बोल के दिखाया ना आज, सेक्शन 7 टू सेक्शन 68 एंड 4 सेक्शंस ऑफ IGST एक्ट, वो इंडेक्स डिस्कस करेंगे. इंडेक्स के साथ साथ आपका सिलेबस डिस्कस होगा एंड उसके साथ साथ वेटेज. ओके क्विकली आई विल टेल यू द एडमिशन प्रोसेस. ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पहले 3 सेशंस हमारे यूट्यूब पे लाइव है, एज यू ऑल नो यूट्यूब पे आने वाले हैं. सो ये सेकंड सेशन था. ओके और एक सेशन यूट्यूब पे होगा, फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे ऐप पे. तो ऑफकोर्स अगर आपको घर से देखना है तो ऑनलाइन लाइव इज द बेस्ट फैसिलिटी फॉर यू. इफ यू आर नियर बाय कोलकाता और इन कोलकाता यू कैन कम फॉर फेस टू फेस बैचेस. ओके आपका 100% सिलेबस लाइव कवर करवाया जाएगा एंड यू विल ऑल्सो बी गिवन बैकअप फैसिलिटीज. बैकअप फैसिलिटी मतलब रिकॉर्डेड, एंड रिकॉर्डेड फैसिलिटी जो है उसमें आप अनलिमिटेड व्यूज एंजॉय कर सकते हो. In short friends, you pay for one and you get all type of facilities.
So you come to www.meplclasses.com, go to courses. Courses में you go to your particular course, CA Inter, CMA Inter, जो भी है, you go to that. You will be able to see all the combos as well. Group 1 combo, Group 2 combo, subject wise classes. अगर आपको subject wise opt करना है tax का class, just select on taxation and you can go ahead and see everything about tax classes. Okay, so thank you so much guys. मिलता हूँ मैं आपको थर्ड सेशन में. Till then, keep smiling, keep studying, stay blessed. Do subscribe to our channel, hit the bell icon, because if you don't subscribe, then you might not again see these important notifications and videos. Thank you. Take care. See you.